आज का जो टॉपिक है, सीबीएसई बोर्ड में जितने लोग हैं जेई और नीट वाले, उनके लिए है ही नहीं। आज का जो भी टॉपिक डिस्कशन होगा वो सारे टॉपिक सीबीएसई बोर्ड से हटा दिए गए। कल ही जो जेई का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी ये हटा दिया गया, नीट के सिलेबस से भी हटा दिया गया। तो बस ऐसे ही आप लोग आज के क्लास में देख लीजिए पहले क्या क्या टॉपिक होता था। नहीं तो इसमें बातचीत करते रहेंगे तो फिर पता भी नहीं चलेगा क्या था पहले। तो अपना भूतकाल समझना चाहिए, उसी से भविष्य उसी पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो अपने पास्ट को भी देख ले कि क्या क्या टॉपिक था, कैसे लोग पढ़ते थे पहले। नहीं तो एंशियंट टाइम में कैसे पढ़ते थे वैसे ही समझ ले कि एंशियंट टॉपिक है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे यहाँ एक फैकल्टी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, तो हिंदू घाटी की सभ्यता, तो बेचारे पढ़ा रहे थे हिंदू घाटी की सभ्यता। ठीक है ना, वही वाली बात। चलिए यहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये क्लास 10th में पढ़ा था। स्कैटरिंग का मतलब सिंपल होता है कि जिसमें लाइट डिफ्लेक्ट करता है अपने पाथ से ड्यू टू इंटरेक्शन विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। सिंपली मान लो कि एयर में एक डस्ट पार्टिकल और यहां से सनलाइट इंसिडेंट हुआ और इस डस्ट पार्टिकल से इंटरेक्शन हो गया और उस कंडीशन में लाइट डिफ्लेक्ट कर गए अपने पाथ। इसी को हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। और स्कैटरिंग की वजह से ही हम लोग ये देखते हैं कि क्लाउड्स का कलर वाइट होता है, जब सनराइज सनसेट होता है तो रेडिशनेस रहता है। ठीक, डेंजर सिग्नल्स को हम लोग रेड यूज करते हैं। ये सब इसी से रिलेटेड है। तो इसी को डेवलप किया सबसे पहले रेले ने, और इसलिए नाम पड़ गया रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ये कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, जो लाइट का इंटेंसिटी है जब स्कैटर्ड लाइट में वो जो प्रेजेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लेमडा, प्रोवाइडेड द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसका मतलब जो साइज स्कैटरिंग पार्टिकल्स का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर होगा। जैसे क्लाउड्स का साइज बड़ा होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स है वेवलेंथ से ज्यादा, तो उस कंडीशन में रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग अप्लीकेबल नहीं है। तो कहता है इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा टू द पावर 4। आगे बढ़ेंगे। अब रेलेस ने अपना एक कहा कि जब स्कैटरिंग होगा तो उस कंडीशन में स्कैटर्ड पार्टिकल जो मिलेंगे उसके फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में चेंजेस ना हो, तो उसका नाम दे दिया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोलिजन हो गया तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो वैसे ही कहता देयर इज नो चेंज इन एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, तो नाम पड़ गया उसका इलास्टिक और रेले स्कैटरिंग, यही नाम का। ठीक है, तो यही कहता है कि साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, कंडीशन वही है कि मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका वेवलेंथ लेमडा है, उसके रिस्पेक्ट में साइज कम होना चाहिए। तो कहता देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द स्कैटरिंग पार्टिकल। तो जब चेंज नहीं होगा या एनर्जी चेंज नहीं होगा, एनर्जी में कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, तो कहता देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में भी कोई चेंजेस। ठीक है, एकदम कंप्लीट थियोरेटिकल है। अब इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इसका मतलब एनर्जी का जैसे लॉस होता है, एनर्जी चेंज होने लगे, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज होने लगे, उसका नाम पड़ गया इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज काफी ज्यादा होगा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के रिस्पेक्ट में।
तो इस कंडीशन में एनर्जी का एक्सचेंज होगा बिटवीन द इंसिडेंट एंड स्कैटरिंग पार्टिकल। तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगा जो इंसिडेंट लाइट है उसके रिस्पेक्ट में। इसका नाम इनएलास्टिक स्कैटरिंग रख दिया। ठीक, अब इसी में जैसे एग्जाम्पल दे दिया कि डेंजर सिग्नल्स रेड होते हैं, तो रेड का वेवलेंथ, ये थोड़ा ये सब चीजें जाननी चाहिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। कहता कि रेलेस लॉ इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा टू द पावर 4। अब लेमडा रेड लाइट का ज्यादा तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा? अरे इनवर्सली रिलेटेड है, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्कैटर्ड पार्टिकल होंगे उसकी स्कैटरिंग कम होगी। जैसे क्लासरूम में तुम आए, क्लासरूम में आने के साथ हमने एक बल्ब को ग्लो करा दिया और बल्ब का जो स्कैटर्ड लाइट है काफी ज्यादा स्प्रेड करने लगे, तो तुमको वो बल्ब नजर ही नहीं आएगा, वो वेपर लाइट उससे बड़ा साइज नजर आने लगेगा। और वही क्लासरूम में तुम आए और एक हमने नाइट बल्ब रेड लाइट, रेड कलर का यूज किया, तो लाइट स्कैटर्ड कम है, तुमको वो बल्ब नजर आ रहा है। तो जब सिग्नल्स होता है तो सिग्नल्स पे रेड लाइट ऑन है। अब फॉगी कंडीशन है, कुछ भी हो जाए लाइट स्कैटर्ड कम हो रहा है, इसका मतलब हमको सिर्फ रेड स्पॉट नजर आएगा। यदि बड़ा बड़ा रेड नजर आने लगे तो ऑब्स्टिकल की तरफ वो एक्ट करने लगेगा, हमको चलने में परेशानी होगी। इसलिए डेंजर सिग्नल्स हमेशा रेड यूज किया जाता, लिस्ट स्कैटर्ड होता। ठीक है, तो वही चीज लिखा है रेलेस लॉ के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा टू द पावर 4। तो विजिबल कलर में हमने बता दिया कि लार्जेस्ट वेवलेंथ है, तो इसका मतलब है कि लिस्ट स्कैटर्ड होगा। तो कहता है इवन इन फॉगी कंडीशन, यदि फॉग भी है, कुहासा, ओस जो भी कह देते हो, तो लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। कोई मान लो कोई व्हीकल आ रहे तो उस पर जो उसका जो इमेज बनेगा उसके आई पर, तो वो काफी डिस्टेंस तक उसको स्पॉट ही नजर आएगा। कहीं ऐसा ना होगा कि वो स्पॉट का साइज बढ़ जाए आने के साथ, तो ऑब्स्टिकल की तरह एक्ट करने लगेगा। इसलिए हम लोग डेंजर सिग्नल्स रेड यूज करते हैं। इसी तरह से अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम जो प्रेजेंट है, तो उसी को हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। तो जैसे सिंपली मान लो कि ये हमारा अर्थ का पोजीशन है नियर द हॉरिजन और ये हमारा सन। अब यहां से ये लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक, सन नियरली ओवरहेड, हम लोग समझ लेते हैं कि ऊपर ओवरहेड। तो इस कंडीशन में ये कहता है यहां पर सन नियर द हॉरिजन, कहां पर है? बिल्कुल जिस समय सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है। तो हॉरिजन का मतलब क्या है? जो हमारे पैरेलल है, हॉरिजेंटल। उस समय सन का पोजीशन ये नजर आता, ठीक। तो उस कंडीशन में ये जो है डिस्टेंस जो एटमॉस्फेयर का जो ट्रैवल करता है, ये बीच में क्या है? एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है, ठीक। तो इस कंडीशन में ब्लू लाइट क्या हो रहा है? लेस स्कैटर्ड हो रहा है। तो लेस स्कैटर्ड होगा, इसका मतलब क्या होगा? सराउंडिंग में कलर क्या होगा? काम देखिएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि यही यहां पर लेस हुआ और ये स्कैटरिंग इसका यदि ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में लेस ब्लू हुआ, तो नियर द हॉरिजन क्या नजर आ रहा है? रेड नजर आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये एक मतलब डायग्राम बना के समझाने का कोशिश किया। अब स्कैटरिंग में देखिए, कहता है कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट अनचेंज्ड, इसी का नाम क्या दिया? इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक। अदरवाइज इन इलास्टिक। एक एग्जांपल दिया। अब कहता है जितने भी शॉर्टर वेवलेंथ है, ठीक है, स्कैटर्ड मच मोर। जैसे अब बिल्कुल हॉरिजन से हट गया, मान लो सनराइज हो गया, तो स्काई एपीएस ब्लू, तो ब्लू का वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है। तो इंटेंसिटी क्या हो गया? ज्यादा, तो ज्यादा स्कैटरिंग हो गया।
इसका मतलब ब्लू कलर डोमिनेट हो जाएगा। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट ऑलरेडी पढ़ा, एक ब्रीफ आइडिया। अब कहता है कि ए जो है साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल है, उसका साइज कम होगा तो इलास्टिक स्कैटरिंग होगा, साइज बड़ा हो जाएगा तो इलास्टिक नहीं होगा, इन इलास्टिक। इसका मतलब रेलिस लॉ का लिमिटेशन आ गया कि ए मच स्मॉलर देन लैम्डा, ए लार्जर होगा तो इलास्टिक स्कैटरिंग रेलिस लॉ अप्लीकेबल नहीं। ठीक, अबे जी आप ही के लिए, आप ही के बोर्ड में आ रहा है, हाँ बाकी आप ही चेयरमैन है, हाँ ठीक है। अब वो तो आर्यन अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा है, उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सब चीजों में, हाँ। अब लास्ट वाला एग्जांपल है कि साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल मच लार्जर देन वेवलेंथ। इसका मतलब है कि जैसे क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, तो क्लाउड्स का कलर क्या व्हाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, सिंपल यही एग्जांपल, स्काई एपियर्स ब्लू। ठीक, एक समझाने की कोशिश किया आसान तरीके से, हाँ। तो कहता रेन ड्रॉप्स लार्ज डस्ट पार्टिकल्स साइज पार्टिकल्स जितने भी हैं इक्वली मतलब वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर। अब कहता है कि जो क्लाउड्स हैं वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जनरली व्हाइट है, ठीक है। ब्लू कलर शॉर्टर वेवलेंथ है देन रेड, तो ब्लू मोस्ट स्कैटर्ड होगा देन रेड। यही रीजन है कि ये कलर हम लोगों को ब्लू नजर आ रहा है। क्या कर रहे हो तुम अबे क्लास में? ओ, क्लास में चश्मा साफ कर रहे हैं, धुंधला दिख रहा है। अब आ जाए, जैसे यही वाला एग्जाम्पल दिया, रेडिशनेस एट सनराइज और सनसेट, ठीक है, यही एग्जाम्पल था। स्कैटर्ड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कारण है कि सनसेट और सनराइज में यहां पर लार्जर डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में नियर द हॉरिजन हमने बताया था कि ब्लू कलर लिस्ट स्कैटर्ड होते हैं, तो नियर द हॉरिजन हम लोगों को रेड ही नजर आता है। ठीक, ये सब एग्जाम्पल समझाने का कोशिश, यही इसी चीज को रिपीट किया, वहां पर ऐसे ब्लॉक डायग्राम से बनाया, ये ऑलरेडी हमने बता दिया, ये मतलब स्लाइड्स में 2-3 बार आ गया। अब क्लाउड्स एपियर व्हाइट, मेन ये रीजन है। तो यहां पर क्लाउड का जो साइज है वो क्या है, वेवलेंथ से काफी ज्यादा, तो लार्ज पार्टिकल्स हो गए। ठीक, अब इस कंडीशन में इसका कोई सेलेक्टिव पावर नहीं, कहने का मतलब सिंपल है कि हम लोग साइज को ज्यादा ले रहे हैं। स्कैटरिंग पार्टिकल जो है वो क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसका साइज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट से बहुत ज्यादा है, तो आई इनवर्सली रिलेटेड टू लैम्डा टू द पावर 4 अप्लीकेबल नहीं। जब अप्लीकेबल नहीं होगा तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जितने भी लाइट एंटर करेंगे वो इक्वली स्कैटर्ड करेगा, इसका मतलब वो कंस्टिट्यूएंट ऑफ कलर्स मींस वाइट, तो फाइनली वो वाइट कलर ही नजर आए। समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट है, अभी बता दिया रेडिशनेस एट सनराइज और सनसेट। अब इसके बाद है रेनबो। जब वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल नहीं करता ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो जब सनलाइट उससे एंटर करता है तो उसका डिस्पर्सन होता और वो प्रिज्म की तरह बिहेव करता, तो 2 तरह का रेनबो फॉर्म करता है। सीक्वेंस ऑफ कलर्स रेड और वॉयलेट का वही रह जाए तो उसको हम प्राइमरी रेनबो, ठीक है। तो यही कहता है कि इट ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट सफरिंग रिफ्रैक्शन एंड उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, अब रेनबो के बेसिकली अब जैसे ये हमने बताया,
एक सिंपल, फिर हम इसको अलग अलग करके बताएंगे। यहां पर ये प्राइमरी रेनबो, ये सन से लाइट इंसिडेंट हुआ, ये वाटर ड्रॉपलेट से। तो जब लाइट यहां एंटर करता तो यहां पर इसका रिफ्रैक्शन होता फर्स्ट सरफेस, उसके बाद यहां पर ये इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, तो 1 TIR हुआ, और दूसरे बार रिफ्रैक्शन होकर नियर द हॉरिजन ऑब्जर्वर के आई पर इंसिडेंट हुआ। इसका मतलब 2 रिफ्रैक्शन, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 TIR। तो इस कंडीशन में रेड और वॉयलेट जो नियर द हॉरिजन एंगल फॉर्म कर रहा है, वो एंगल हमने लिखा है। दूसरे कंडीशन में वो एंगल कितना है, एक 43 डिग्री है और एक अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री के आसपास। अब सेकेंडरी रेनबो में जब सनलाइट इंसिडेंट हो रहा, एक रिफ्रैक्शन हुआ, फिर दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, और नियर द हॉरिजन ये एंगल फॉर्म। अब यहां पर ये रेड कलर का डेविएशन नियर द हॉरिजन कम और वॉयलेट का ज्यादा, सीक्वेंस ऑफ कलर चेंज कर गए, तो इसको हमने नाम दे दिया सेकेंडरी रेनबो। इसका मतलब 2 TIR जब होगा तो सेकेंडरी रेनबो, और 1 TIR होगा तो प्राइमरी रेनबो। ठीक, अब इसी चीज को हमने यहां पर ऐसे ब्रीफ किया कि 2 रिफ्रैक्शन 1 TIR। याद करने का, जो बोर्ड के एग्जाम में यदि बिहार बोर्ड में पूछा जाए तो, और इनर मोस्ट आर्क वॉयलेट, आउटर मोस्ट रेड, प्राइमरी में सीक्वेंस वैसे ही, और ये एंगल 42 डिग्री अप्रॉक्स। अब ये ज्यादा ब्राइटर होता जो हम लोग को नजर आता। सेकेंडरी रेनबो 2 रिफ्रैक्शन 2 TIR, इनर मोस्ट आर्क रेड और आउटर मोस्ट वॉयलेट, इसका एंगल 53। ठीक है, और ये इसके अपेक्षा लेस ब्राइटर होता। प्राइमरी रेनबो देखो, कोशिश किया कि रेनबो जो फॉर्म होता है ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रेनबो के 2 टाइप बन गए, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, जो याद करने के लिए इजी रहेगा इन लोगों के लिए ब्लॉक डायग्राम से। अब यहां पर प्राइमरी रेनबो और ये रेड और वॉयलेट का इनर आउटर दिखाया है, ड्यू टू 2 रिफ्रैक्शन 1 रिफ्लेक्शन। ठीक, अब जैसे ये देख लीजिए, यहां पर ये वाटर ड्रॉपलेट कैसे कलर का फॉर्मेशन होता है, तो ये इंसिडेंट लाइट, सनलाइट, इसका पहला क्या हुआ, ये यहां रिफ्रैक्शन और यहां इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए हम अलग अलग ब्रेक करके दिखा रहे हैं। पहला एरो क्या दिखाया, रिफ्रैक्शन, और ये विदाउट एरो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फाइनली यहां नियर द हॉरिजन रेड और वॉयलेट आ गए। दूसरा वाटर ड्रॉपलेट से मान लो ऐसे एंटर किया, यहां रिफ्रैक्शन हुआ, फिर इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और फाइनली रेड और वॉयलेट के सीक्वेंस कलर के मिल गए। अब ये जो कलर मिला, इस कलर को यहां पर नियर द हॉरिजन हमने ऑब्जर्व किया, वॉयलेट 40 डिग्री और यहां पर ये 42 डिग्री के आसपास फॉर्म करता है। अब इसको अलग से एक बार और कोशिश किया समझाने का, देख लीजिए, यहां रेन ड्रॉप है, ध्यान दो, ये सनलाइट इंटर किया, क्या हुआ यहां, अभी सिखाया, एक रिफ्रैक्शन और एक TIR, और फाइनली हम लोगों को वॉयलेट मिला, ऐसे ही रेड मिला, ये एंगल 40 और ये एंगल 40। इसमें दोनों विजिबिलिटी, रेड और वॉयलेट दोनों विजिबिलिटी होगी। हाँ हाँ, विजिबिलिटी में कहीं कोई डाउट नहीं। नहीं, रेनबो तो आप ऐसे भी देखोगे, कभी कभी फॉर्मेशन हम लोग तो देखें कितनी बार अपने। सेकेंडरी लेस होगा, जहां पर आपको लगेगा कि इसके ब्राइटनेस कम है, वॉयलेट और रेड में डिस्टिंक्शन करना डिफिकल्ट हो रहा, वो सेकेंडरी रेनबो। और जो इजिली विजिबल होता है प्राइमरी रेनबो, और प्राइमरी रेनबो ही हम लोग को नजर आता है। हाँ, ऑब्वियसली देखो ना, यहां पर एंगल फॉर्म कर, क्योंकि एंगल ज्यादा बन रहा है। चलिए, हो गया प्राइमरी। अब आ जाए इसी तरह से सेकेंडरी रेनबो। अरे देख लो, अब है सीबीएसई वाले को तो आता ही है, ये तो पहले ही पढ़े हुए थे। आर्यन पहले ही बोला कि आपको आता क्या, ही तो हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। हाँ, चलिए, इसी तरह से फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, यही रेन ड्रॉप्स एक दिखाया। अब देखिए, ये सन से
ध्यान दो, नियर द हॉरिजन, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया। ये पहला रिफ्रैक्शन हो गया, और यहां जब लाइट एंटर करेगा तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बाद फाइनली इसका रिफ्रैक्शन, और रेड और वॉयलेट के सीक्वेंस ऐसे आ गए। इसी तरह से सेकेंड वाटर ड्रॉपलेट सनलाइट से यहां से ये एंटर किया, यहां इसका फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फाइनली रिफ्रैक्शन होने के बाद नियर द हॉरिजन इसका एक का एंगल 50 डिग्री और एक का 53। इसका मतलब इनर मोस्ट में अब वॉयलेट आ गया, वहां क्या था, रेड था, और आउटर मोस्ट में क्या आ गया, रेड आ गया। सीक्वेंस ऑफ कलर बदल गए, तो यही सेकेंडरी रेनबो। आया समझ में? ठीक। तो अब यहां पर ड्यू टू रिफ्रैक्शन टू रिफ्लेक्शन, इसी को हमने एक बार ब्रीफ कर दिया फिर से। कलर बैंड्स, वॉलेट आउटर साइड, इनर साइड में रेड है, और 4 स्टेप प्रोसेस है, 4 स्टेप में ऐसा हो रहा है, चूंकि 2 रिफ्रैक्शन और 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक। अब थोड़ा सा ये पहले हम लोगों के सिलेबस में ह्यूमन आई था, ये भी हटा दिया। ठीक। तो ह्यूमन आई भी ये सारे सिलेबस से हट गए। तो हम लोगों को इतना डिटेल्स में पहले जानना होता था, अब उतनी जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपली इसमें जो जानेंगे, मेन हम लोगों के लिए सिंपल यहां पर एक टर्म है जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, और इतना हम लोग जानते हैं कि जो आई लेंस है हमारा वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम हो, वो 1.437, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और जो हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारा बनता है वो रेटिना पर फॉर्म करता है। ठीक। और वो हमारा जब भी होगा वो हमेशा इरेक्ट के फॉर्म में होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं। जैसे इन्वर्टेड फॉर्म करने लगे आर्यन, समझ लेना कि अब तुमको दूसरे प्लैनेट पर जाना है। ठीक है, चल। अब यहां पर एक चीज, इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं कि यहां पर टर्म सब आएगा पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो हम लोग नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और उस कंडीशन में जो हमारा आई का एबिलिटी है, उसका जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो एबिलिटी टू कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट, या सिंपल कह सकते हैं कि एबिलिटी टू कन्वर्ज, उसी को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन। और सिंपल किसी लेंस का निकालेंगे तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक। अब रेंज ऑफ विजन हमारा जो होता है हेल्दी आई के लिए, जिसको हम लोग लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, जिसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं हिंदी, वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि आप बिल्कुल क्लोजर नहीं किसी चीज को पढ़े, 25 सेंटीमीटर के आसपास मेंटेन करके रखें। ठीक है, ये हमने इसी को लिख दिया यहां पर। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे और 25 सेंटीमीटर यूज करेंगे। अब यहां पर परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि जब हम लोग कंसेक्यूटिव लाइट पल्स, जैसे सिंपल हमारा आईब्रो, आप गौर से देखना कि एक बार जैसे ही मतलब हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो वो इमीडिएट हमारा, जिसको कहते हैं ना कि पलक झपकना, फिर दूसरी बार झपकना, वो हमारा स्टैंडर्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन है 1/10 सेकेंड का। ठीक है। और यहां पर ये सिंबल जो यूज किया गया है, या ध्यान दीजिएगा, ये 1 मिनट 1/60 डिग्री। पढ़ा है ना ये सब चीजें, क्लास 10th में था। हाँ, ठीक है। अब यहां पर एक मिनट, अब कहता है कि द सिंग विथ 2 आईज, बैनाक्यूलर जानते हैं ना, हाँ, जो यूज किया है। हाँ, ठीक। अब रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब होता, ध्यान से सुनो एक बार, इसी से आगे का मतलब हम लोग आगे पढ़ते थे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वगैरह। सिंपल, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे आई में एक ऐसा कह सकते हैं एबिलिटी होता है जो नियर बाई टू ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्यूश कर लेता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जैसे आप
हाईवे पे चल रहे हो और दूर से आ रहा एक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का हेडलाइट काफी क्लोजर होता है, उसका आगे का बॉडी श्रिंक होता है, वो दोनों हेडलाइट उसका ऑन है। काफी दूर हो तो आपको एक ही हेडलाइट नजर आएगा, ओवरलैप कर जाता है, ऑलमोस्ट दोनों ओवरलैप कर जाता है। कभी देखा है, गौर किया? हाँ, ये जैसे ध्यान दो, ये और ये दोनों ओवरलैप कर जाता है और एक ही स्पॉट नजर आता है। जब इसके नियर बाई आप आते हैं तो ये दोनों स्पॉट को अलग अलग हमारा आई डिस्टिंग्यूश कर लेता है। तो हमारे आई का एक पावर है जिसको हम लोग कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, ये हमेशा लीनियर और एंगुलर सेपरेशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, बहुत बेसिक चीजें जो हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो इस तरह से अब यहां पर डिफेक्ट्स थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना है जो हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज। तो सबसे पहला डिफेक्ट, जैसे ये डिफेक्टेड आई है, अभय का ये डिफेक्टेड आई, रेटिना के पहले इमेज बन रहा। ठीक, अब यहां पर इसने कॉनकेव लेंस यूज, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि इसको दूर की ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत हो रहा। ठीक, तो वो डिफेक्ट है, तो कॉनकेव लेंस को जैसे ही यूज करेंगे प्रॉपर इमेज कहां बन गया, रेटिना पर बन गया। इसका नाम क्या पड़ गया, मायोपिया। ठीक, तो उल्टा नाम है। हाँ, नाम उल्टा है जी। जब आपको दूर की चीजें नजर नहीं आए तो शॉर्ट साइटेडनेस, और नजदीक की चीजें नजर नहीं आए तो लॉन्ग साइटेडनेस। नाम उल्टा है बिल्कुल। ठीक, ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। अब यहां पर दूसरा वाला डिफेक्ट क्या आ गया, रेटिना के बाहर इमेज बन रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो रेटिना पर इमेज बन गया। ठीक, इसका मतलब नजदीक की चीजें देखने में दिक्कत हो रही है, रीडिंग ग्लास यूज करते हैं और वो रीडिंग ग्लास हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का होता है। ठीक, जिसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। और लास्ट है प्रेस बायोपिया, नियर फार दोनों दोनों। तो उस कंडीशन में इसको बाइफोकल या सिंपली हम लोग आज के मतलब मार्केट में जाएंगे, आप लेंस खरीदेंगे तो उसको हम लोग प्रोग्रेसिव लेंस कहते हैं, जिसमें प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक, और लास्ट है एस्टिमेगेटिज्म, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्लियरली डिस्टिंग्यूश नहीं कर पाता है। तो वही हमने आर्यन के लिए बताया था, लास्ट वाला पॉइंट। इसको ठीक करने के लिए आर्यन से कंसल्ट करेंगे। सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं और देखिएगा ऐसे डिफेक्ट होते हैं, बहुत अनकॉमन है लेकिन ऐसा डिफेक्ट हो। तो इस तरह से ये वाला पार्ट जो हमारे सिलेबस में नहीं था फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने के लिए पढ़ लिया। अब आर्यन साहब देख लीजिए। हाँ,